वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं ये बेहद खास कॉन्वर्सेशन, ऐसा ना वैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। वैसे जब बात पैसे की आती है तो सबसे पहला सवाल जो हम सबके मन में आता है कि आप कितना कमाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए वो ये है कि आप जो कमाते हैं उससे क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो यही आज हम समझने वाले हैं अपने गेस्ट स्पीकर से जो मेरे साथ आज जुड़ रही हैं, और आप भी इनको जानते होंगे, इनके वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। पॉपुलर टीचर हैं यूट्यूब पर और इनके फिनेंस को आसान बनाने वाले वीडियोस हमें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बना रहे हैं। लेट्स वेलकम सीए रचना राणा डे। नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके जब वीडियोस देखती हूँ ना तो वो मुझे हमेशा ये लगता है कि कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता है। वो जो आपके अंदर का जो टीचर है ना वो हर वीडियो में दिखता है। आई थिंक ये एक रीजन है कि आपके वीडियोस इतने लव्ड हैं। और वो ऐसा टीचर है जो गुस्सा नहीं करता मजाक मजाक में। आई लव योर लाफ्टर। ओ गॉड, फिर मैं आपकी ये जो हंसी है ना ये मेरी फेवरेट क्या बात है, क्या बात है। नहीं मतलब एज ए स्टूडेंट मैं हमेशा थोड़ी ऐसे मस्ती वाली ही रही हूँ। तो मुझे भी हमेशा ऐसे लगता था कि यार टीचर ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, हमारे साथ मस्ती करनी चाहिए टीचर ने। तो जो कोई कोई टीचर्स में मैंने मिस किया वो मैंने खुद ने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है बस। ओके ग्रेट। तो मस्ती मस्ती में आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें बता देती हैं कि आईपीओ को कैसे देखना है, बिगिनर एंड स्टॉक मार्केट में तो क्या करना है, म्यूचुअल फंड की एसआईएफ जो नई प्रोडक्ट आई उस पर आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है तो सीए रचना राणा ने उसको कैसे डिफाइन करेंगी इन्वेस्टर्स की, जो हर महीने पैसे बचा करके इन्वेस्ट करता है, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी में करे या म्यूचुअल फंड में करे। उसके लिए ये प्रेजेंट सिचुएशन आप कैसे डिफाइन करेंगी? क्योंकि मार्केट कभी लग रहा है कि अब सब ठीक हो गया, पर इन द सेम वीक देन हम देखते हैं कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगी इसे? जब भी हम मार्केट में जूम इन करते हैं ना तो हमेशा कुछ आपको गड़बड़ नजर आएगी ही आएगी। मतलब मुझे नहीं लगता है, मैंने तो 2006 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है, तब से मुझे नहीं लगता है कि कोई एक पूरा महीना ऐसे गया होगा कि यार सब तो आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में एकदम पीस है, इंडिया में सब अच्छा चल रहा है। ऐसा तो कोई सिचुएशन कभी आता ही नहीं है। तो जितना आप जूम इन करोगे, जितना आप एक एक चीज बारीकियों से देखोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि अरे बाप रे, तो बड़ा डर वाला माहौल है। तो आइडियली एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करना चाहिए कि हमने थोड़ा जूम आउट करना चाहिए। जूम आउट करके कहाँ पे क्या क्या बन रहा है, दिक्कत है अग्रीड, बट ये दिक्कत कितनी सिवियर है, कितने जल्दी हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये ओवरकम कर आई मीन इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम इसको ओवरकम कर पाएंगे कि नहीं। अगर हम इस तरीके से उसको देखेंगे तो कोई मुझे लगता नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। सिंपल एग्जांपल, कोविड जैसा सिचुएशन हमने ओवरकम किया है जिससे रिलेटेड किसी के पास कुछ सोल्यूशन भी नहीं था। तो अगर वो भी ओवरकम हो सकता है तो अभी ये ट्रम्प टैरिफ और ये वो क्या ही चीज है। ओके, सो इससे डरने का नहीं है। तो अभी बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर्स ना सब कहते हैं कि अभी मेरा एटीट्यूड क्या रहना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि अभी कई लोग जो है वो फेंस पर बैठकर देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? पार्टिसिपेट करो, वेट एंड वॉच करो? आप क्या अभी इन्वेस्टर्स को सलाह दे रहे हो? नहीं, फेंस पे रहना तो बिल्कुल गलत बात होती है, क्योंकि ऐसे काफी मतलब बड़े बड़े दिग्गजों ने ये कहा है कि यू लूज मोर मनी इन द मार्केट वेटिंग आउटसाइड द मार्केट देन एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। मतलब आप फेंस पे बैठे रहोगे, आप हमेशा ढूंढ आई मीन वेट करते रहोगे कि अब अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आएगा। वो आपके हिसाब वाला अच्छा टाइम आता ही नहीं है। फिर आपको हमेशा लगता है यार मैंने तो रैली मिस कर दी। तो आप कभी भी फेंस पे बैठ के आप पैसा नहीं बना सकते हो। आपको पैसा बनाना है तो आपको मार्केट में आना होगा, थोड़ा झेलना होगा, और आई थिंक परसिस्टेंस आपका तभी रिवॉर्ड होगा जब आप पेशेंस के साथ मार्केट में डटे रहोगे। रचना मैम, अभी आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है? मतलब अगर हम बात करें टैरिफ को लेकर, एक मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर बात हो रही है एआई बबल की, बात हो रही है, बिल्कुल। ठीक है। फिर बात हो रही है कि भाई अभी जो है क्या करना है, गोल्ड और सिल्वर में लोगों ने खूब पैसा लगा दिया, फिर हमने वहां पे स्लाइड देखना शुरू कर दिया। तो चैलेंज क्या आपको लग रहा है इस वक्त का, क्या है? इस वक्त का अगर आप बोलोगे तो ये तीनों चैलेंजेस है। एआई बबल के बारे में तो आई मीन काफी कुछ बताया जा रहा है। इनफैक्ट आपने शायद वो
सुना भी होगा कि माइकल बेरी जो है, जिन्होंने 2008 के क्राइसिस पे काफी बड़ा शॉर्ट किया था, उन्होंने अभी बहुत ज्यादा पोजीशंस, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है 80% ऑफ हिज पोजीशंस आर शॉर्ट राइट नाउ, एनवीडिया जैसे स्टॉक्स में, पलांतीर जैसे स्टॉक्स में। तो ये जो एआई रिलेटेड चीजें हैं उसमें बबल है, ये काफी बड़े बड़े जो मार्केट के दिग्गज हैं उनका भी कहना है। ओनली थिंग, अभी इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि हम एआई के पर्सपेक्टिव से ज्यादा आगे नहीं है। हम यूएस में एआई का बहुत बड़ा बोलबाला है, इंडिया में इतना कुछ है ही नहीं एआई के बारे में। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, ठीक है, हम इसको केटर कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट, बट बहुत बड़ा ये चंक है नहीं इंडिया में। तो अगर भी ये एआई बबल बर्स्ट करता है आगे जाके, तो इसका मेजर इम्पैक्ट यूएस में बैठेगा। इंडिया में बैठेगा क्या, तो हाँ थोड़ा, बिकॉज यूएस इज अ मदर मार्केट, उसके वजह से थोड़ा सा रिपल इफेक्ट तो इंडिया में आएगा, बट हमारे यहाँ पे उतना तेज डेंट नहीं बैठेगा जितना यूएस में बैठेगा, इज व्हाट आई फील। टैरिफ के बारे में मुझे लगता है आज ना कहीं तो उसका सोल्यूशन तो निकलना ही है। अगर उन्होंने नहीं निकाला तो हमारे बिजनेसमैन निकाल लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, मतलब जुगाड़ तो करते हैं सभी, कुछ ना कुछ तो, थोड़ी बिजनेस बंद थोड़ी ना करेंगे लोग। अगर इंडिया से टैरिफ लगता है तो इंडिया से कहीं और शिप होगा, वहां से यूएस शिप होगा। तो ये सब चीजें होती ही रहेंगी, और ये सब वे आउट होते हैं बिजनेसेस के। तो टेम्पररी झटका बैठेगा क्या, तो बैठेगा, बट आई डोंट थिंक कि लॉन्ग टर्म में किसी का बिजनेस ही बंद पड़ गया क्योंकि टैरिफ लगा है, ये तो नहीं होना है। सो दैट इज अबाउट टैरिफ्स। तीसरा, गोल्ड सिल्वर, ये तो बहुत तेज रैली दी थी गोल्ड सिल्वर दोनों कमोडिटीज ने। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो भी बनाया था कि कहीं ना कहीं एक शॉर्टर पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है। कोई भी कमोडिटी, कोई भी सिक्योरिटी एक तरफा मूव जब देती है तो वो थक जाती है, एक पॉइंट पे उसको रुकना पड़ता है, थोड़ा पुल बैक होना पड़ता है। तो आई थिंक पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट 10-11% एक पुल बैक आया है गोल्ड सिल्वर में। बट अगेन, क्या इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत है? तो जो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो उनको डरने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया फिर वो फोमो में आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आई डोंट थिंक कि सोना चांदी कुछ ऐसा होगा कि यार ये बहुत नीचे नीचे जाके बहुत ही लोअर लेवल्स पे आएगा, ऐसे नहीं लगता है मुझे। जितना अनसर्टेनिटी बना रहेगा वर्ल्ड में, जो है ही, और जो मे भी चलने के चांसेस है, तो गोल्ड सिल्वर जैसे कमोडिटीज लॉन्गर टर्म में तो बेहतर करेंगे, इज व्हाट आई फील। तो फोमो वालों को ही थोड़ा परेशानी लग रही होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो चिल कीजिए आप अभी। अब बिल्कुल। आपके वो वीडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो आपने बिगिनर्स के लिए बनाया था, वो आपका पहला वीडियो भी था। तो जी। जब आपने बनाया था 2019-20, अब हम बैठे हुए 2025 को, हम बाय भी कहने वाले 2026 में। तो अभी जो नया इन्वेस्टर आने वाला है उसको अगर मैं कहूँ कि आपकी क्या एडवाइस होगी, जो इन्वेस्टमेंट बिगिन करने वाला है उसको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खुद में करना चाहिए, कि उसने खुद ने नॉलेज लेना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि आप टिप पे नहीं, सिप पे ज्यादा ध्यान दो। सिर्फ टिप पे ध्यान देंगे तो हमेशा आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे कि भाई ये सामने वाला कुछ बोल रहा है कि नहीं, कब बाय का कॉल दे रहा है, कब सेल का कॉल दे रहा है। अच्छा, वो भी तो कोई ज्ञानी इंसान नहीं कि जिसने हर एक ट्रेड में पैसा ही बनाया है। गलती तो सबसे होने वाली है, लॉस तो सब करने वाले हैं। वॉरेन बफे जैसे महान इन्वेस्टर ने भी आई एम श्योर कभी ना कभी तो लॉसेस करे ही होंगे। तो अगर पैसा गंवाना ही है तो खुद के गलत डिसीजन से गवाओ, ना कि किसी और के डिसीजन से गलत, आई मीन ना कि किसी और के गलत डिसीजन से पैसा गंवाना है। तो पहले, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपका यही रहना चाहिए कि आपने खुद ने सीखना चाहिए। और आई थिंक एक इन्फ्लुएंसर का, एक एजुकेटर का काम यही है कि लोगों को सिखाओ जितना ज्यादा हो सके, ना कि टिप्स देना है। क्योंकि जब मैं सिखा रही हूँ तो मैं उसको एनेबल कर रही हूँ कि खुद ने खुद के डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। अगर मैं सिर्फ टिप्स देते रहूं तो ये ऐसे हो जाता है कि मैंने जिंदगी भर उसको मेरे ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। इनफैक्ट मैं यही बोलती हूँ कि लोग जितने इंडिपेंडेंट हो, शायद मेरे चैनल के व्यूज भी ड्रॉप हो, आई एम ओके विद दैट, बट अगर वो इंसान खुद से सोचने की अगर एक क्षमता बिल्ड कर लेता है, अगर खुद से डिसीजंस लेने का एक एबिलिटी बिल्ड कर लेता है, तो आई थिंक एज अ टीचर आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो बिगनर्स के लिए यही सलाह है कि खुद में इन्वेस्ट करो, नॉलेज गेन करो, धीरे धीरे सब कुछ आपका इन लाइन आता रहेगा। ओके, सो खुद में इन्वेस्ट करो, खुद से रिसर्च करो, होमवर्क अपना पूरा रखो और तब उतरो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड में क्या चल रहा है? म्यूचुअल फंड, हमने अभी जो भी बात की इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी से जुड़ी हुई थी, मैं म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक तरीका है कि आप छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म में अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब मार्केट्स होते हैं डिप, तो सबका पहला रिएक्शन होता है सिप को रोक दो अभी। ये होता ही है रिएक्शन, या फिर कहते हैं यार गलती कर दी क्या, एफडी में तो मैं ज्यादा सेफ रहता।
तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या रचना मैम बोलेंगी? आई थिंक एफडी को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना ये सबसे पहली गलती, क्योंकि एफडी आप तभी करोगे जब आपको कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना है। मान के चलिए आपको आगे के 1 साल में आपके बेटे बेटी के स्कूल फीस पे करनी है, और उस चीज के लिए अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने पैसा लगा दिया और अगर वो नीचे डिप कर जाता है तो आप सिप को कोसोगे ही। उसमें आपकी गलती कहाँ पे हुई? गलती ये हुई कि वो पैसा आपका सिप में नहीं जाना चाहिए था, इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए था, वो पैसा आपका एफडी में ही जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे आपको सेफ्टी और लिक्विडिटी मिलती है जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बड़े मायने रखती है। बट अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात करूंगी, 3 इयर्स 5 इयर्स उससे ज्यादा, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भले ही मार्केट गिरता है तो आपने डरना तो है ही नहीं। इनफैक्ट आपको सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट पे चल रही है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आपने खुश होना चाहिए, क्योंकि उतने ही रुपीज में आपको ज्यादा यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड मिलेंगे जो आपको लॉन्गर टर्म में अच्छा कंपाउंडिंग देके जाएंगे। सो अगर मार्केट डिप करता है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर अगेन आप हो, तो आपने तो एसआईपी सोचने का तो दिमाग से ही हटाना चाहिए। दैट इज द बेस्ट टाइम इनफैक्ट, कि जहां पे आपके उन्हीं पैसों से ज्यादा यूनिट्स आने वाले हैं, तो आपको इनफैक्ट फायदा ही फायदा होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आपको इन्वेस्ट करना है, तो अगर इक्विटी कोई म्यूचुअल फंड्स, हाँ अगर मैं इक्विटी डेट में, हाँ हाँ इक्विटी, अगर मैं डेट या लिक्विड फंड्स के बारे में बात कर रही हूँ तो वो शायद शॉर्ट टर्म के लिए चल सकते हैं, ओके। बट लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड। और इक्विटी में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में अगर निवेश करता है, तो उसको आप क्या सलाह दोगे? इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको प्लान करके करना है कि भाई मेरा गोल जो है 5 साल बाद है तो मुझे करना है। तो जो इक्विटी में करते हैं और आईपीओ में करते हैं, लिस्टिंग गेन्स के लिए करते हैं, उनको क्या कहोगे आप? उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होती है? उनका क्या मतलब नजरिया क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या होना चाहिए? और आईपीओ की लहर, आईपीओ की बारिश आपने कही थी वो हो रही है जो, आई तो नो दोनों आई नो। डायरेक्ट इक्विटी एंड आईपीओ आप की चैनल बारिश। अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप अरे मैम, बराबर आपसे बहुत रेफरेंसेस कुछ दे रहे सीखती हूँ, आपके वीडियो से इंस्पायर होकर के अपने व्यूअर्स को भी कुछ कुछ सिखा देती हूँ। सो आप वो टीचिंग का काम कर रहे हो, मुझे आप एजुकेट कर रहे हो हैं। क्या बात है, क्या बात। आपने आईपीओ बोला तो आज ही मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि क्या क्या फनी फुल फॉर्म्स हो सकते हैं। तो आईपीओ का एक बहुत फनी फुल फॉर्म ये हो सकता है, आई एम प्रोबेबली ओवर प्राइस्ड। तो आजकल जो हाल ही में जो आईपीओस आए हैं उसमें कई सारे आईपीओस में यही हुआ है कि क्रेजी वैल्यूएशंस, ऑफ द रूफ वैल्यूएशंस है, जस्टिफाई कर ही नहीं सकते ऐसे है। तो जहां पे भी आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ बिजनेस तो अच्छा है बट वैल्यूएशंस अगर क्रेजी है, तो आप इसको इसमें क्यों अप्लाई करना चाहोगे? आइडियली आइडियली नहीं करना चाहिए। हाँ अगर किसी का रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज्यादा है, उसको ऐसा लगता है हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, चलो मैं रिस्क डिसीजन ले लेता हूँ, तो बात अलग है। बट मैं एक ओवरऑल एक आम इन्वेस्टर की अगर बात कर रही हूँ, तो जहां पे भी आपको नजर आए कि बहुत ओवर प्राइस्ड है ये आईपीओ, तो आइडियली आपने इसको एक बिग क्रॉस लगाना चाहिए। ऐसे आईपीओ में आइडियली आपने अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। लिस्टिंग गेन्स के लिए कोई आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हो क्या? अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हो, तो आपने एक स्टॉप लॉस का भी आपके दिमाग में एक नंबर होना चाहिए। टिपिकली हम बोलते हैं कि 2:1 रिवॉर्ड इज टू रिस्क रेशियो होना चाहिए। आप अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा रहे हो, तो आपके कुछ एस्टिमेट्स होने चाहिए कि बेस्ड ऑन XYZ फैक्टर्स, लेट्स से ग्रे मार्केट प्रीमियम है, कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है एंड व्हाट नॉट, उसके हिसाब से आप देखोगे अच्छा इतना लिस्ट होना एक्सपेक्टेड है मुझे, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो मैं मेरा कहाँ पे लॉस कट करूंगी। तो ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। ये ओनली फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, ओनली फॉर दोज हु आर इन्वेस्टिंग विद लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव। लेकिन जो बड़े समय के लिए आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, अभी आपको एग्जांपल, अच्छा ये स्टॉक टिप्स नहीं है, मैं आपको मेरे पोर्टफोलियो के 1-2 एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब आईपीओ आया था, वो स्टॉक मेरे पास अभी भी पड़ा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का आया था, वो आज भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है। पॉलीकैब है, वो आज भी मेरे पोर्टफोलियो पड़ा है। एक 2-3 एग्जांपल दे रही हूँ ऑफ हैंड। तो ये मैंने जब आईपीओ में अप्लाई किया था, और थैंकफुली तब मिले भी थे आईपीओ से। तो ये डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं रखे थे मैंने। जब मुझे समझ में आता है कि हाँ ये शायद कोई भी स्टॉक्स अगर मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लगते हैं, तो ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के ही एक हिस्सा होने चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक चलो लिस्टिंग गेन मिल गया 10-20-25% मिल गया, मैंने बेच दिया, ये नहीं होना चाहिए। सो जस्ट टू रैप अप, एज अ न्यू इन्वेस्टर इन आईपीओ, सबसे पहले चीज देखो आपको कि वैल्यूएशन तो ज्यादा नहीं है,
दूसरी चीज, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हो तो आपके दिमाग में स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आप उसके फंडामेंटल्स चेक करते रहना, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपको लगता है हाँ फंडामेंटली बहुत अच्छा है, तो बेशक आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक बहुत अच्छा, एक अहम हिस्सा बन सकता है। रचना मैम, यानी हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही सोचना होगा, शॉर्ट टर्म में कहीं पैसा नहीं बनने वाला है। शॉर्ट टर्म में कभी पैसा नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म आपको सिर्फ लिक्विडिटी अश्योर करेगा, आपको सेफ्टी अश्योर करेगा। कि भाई सो मेरे जैसे पास मैंने, पैसा है, कुछ भी चाहिए तो निकाल लो। बिल्कुल, मतलब जो हम बोलते हैं ना इमरजेंसी फंड, बहुत लोगों को यही दिक्कत होती है कि अरे अगर कल जाके कुछ हो गया तो। हाँ, उसी के लिए तो इमरजेंसी फंड होता है ना। जैसे हम सीट बेल्ट लगाते हैं, वो इमरजेंसी के लिए होता है, वैसे ही आपका इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सीट बेल्ट है आपका। आपका इंश्योरेंस अगेन आपका फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। ये चीजें आपको कभी अमीर नहीं करती है, लेकिन ये आपको गरीब होने से जरूर बचाती है। करेक्ट। तो ये अपने इस तरीके से सोचना चाहिए कि इंश्योरेंस नहीं है अगर किसी के पास, तो ये गरीब जरूर होगा, अमीर नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपने प्लानिंग करते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और उस हिसाब से ही शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को मैच करना चाहिए। अब मुझे तो अमीर होना है, आपसे बात कर रही हूँ सीधा सीधा। तो 1 लाख रुपए अगर किसी को अभी इन्वेस्ट करना है अमीर होने के लिए, तो वो क्या करे? हे भगवान, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो बड़ा ट्रिकी होता है आंसर करने के लिए, क्योंकि ये आपके रिस्क एपेटाइट पे काफी डिपेंड करेगा। जिसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है वो शायद खुद स्टडी करके एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं गया है उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की सोच सकता है। अगर आपके दर्शकों ने, आपने मेरा अगर ये वीडियो देखा है, मैंने हाल ही में 10 मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, जिनमें ग्रोथ बहुत अच्छा दिखा था। तो जब भी आपको कुछ भी पैसा लगाना है, तो सब लेट्स से 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, राइट? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल सीट बेल्ट पहले टिक ऑफ होने चाहिए। आपके पास 1 लाख रुपए है और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, सबसे पहले इंश्योरेंस लेना है। चलो, इंश्योरेंस टिक ऑफ हो गया। आपके पास 1 लाख रुपए अभी भी है, तो आपने चेक करना है इमरजेंसी फंड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहला पैसा उधर जाएगा। ओके, चलो, इंश्योरेंस भी टिकट है, इमरजेंसी फंड भी टिकट है। अब अगर आपके जितने भी शॉर्ट टर्म गोल्स है, उससे रिलेटेड आपका सब कुछ सॉर्टेड है, एसआईपी सब चल रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है विथ 5 years प्लस, 5+ years इन योर टाइम फ्रेम। ये मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि अभी 1 लाख लगा दो और अगले महीने में 1,10,000, 1,25,000, 1,50,000, 25 दिन में पैसा डबल। ये स्कीम स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं करूंगी कि इंट्राडे करो, एफ&ओ करो, कभी नहीं ये मैं बोलूंगी। 1 लाख इन्वेस्ट करना है ना, 5 years के हिसाब से आप इसको सोचो। अच्छे मिड कैप्स ढूंढो जिनका रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जिनका ग्रोथ अच्छा आया है। ईपीएस ग्रोथ में कई बार चेक करती हूँ, मैनेजमेंट गाइडेंस चेक करती हूँ, मैनेजमेंट कॉन कॉल्स पढ़ो। कई बार मैनेजमेंट खुद बताता है कि हमारे पूरे साल का टारगेट इतना है। अब आपको करना क्या है, टारगेट कितना है लिख के ले लो जो मैनेजमेंट ने बताया, और बस आगे का जो रिजल्ट आता है उसमें वो टारगेट मीट किया कि बीट किया या फंस गए, ये आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। बस 3 महीने में एक बार। तो जिन लोगों का ऐसे होता है ना कि अरे लेकिन इक्विटी करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, 3 महीने में एक बार तो टाइम आराम से निकाल सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स बस आपको ट्रैक करने। तो 1 लाख रुपए आप आराम से अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको थोड़ा ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा है, तो मिड कैप्स कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, ये बताइए, आप बहुत शानदार एक पूरा कैंपेन जो कर रहे हैं, हर घर इन्वेस्टर, और आप इतने सारे इन्वेस्टर से मिल रही हैं ऑलरेडी। इतने सारे इन्वेस्टर्स आपके वीडियो देख के कमेंट करते हैं, तो वो आप तो मतलब टीचर हैं तो गलती तो तुरंत पकड़ती होंगी, और जब ग्राउंड में जा रही होंगी, फेस टू फेस मिल रही होंगी, अब वो वीडियो देखने वाला और जब वो सामने आपके आता हो तो और भी गलतियां पकड़ती होंगी। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट की गलती जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगी? थैंकफुली जिन लोगों ने मेरा चैनल काफी पहले से फॉलो किया है, तो उनके तो फंडामेंटल्स अभी बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन कोई कोई लोग मुझे ऐसे बताते हैं कि आपके चैनल फॉलो करने से पहले और बाद में, जैसे वो डाइट वाली फोटोज आती है ना, बिफोर आफ्टर वाली, वैसे वाली अगर कुछ बताना है तो हे भगवान, मतलब मेरे इमेजिनेशन के बहुत आगे ऐसे फाइनेंशियल गलतियां लोगों ने की है। हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं तो, किसी ने एक वन ऑफ जो मुझे मिली थी ड्यूरिंग माय हरघर इन्वेस्टर इवेंट, तो उस लेडी ने मुझे बताया कि किसी ने उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी चिपका दी थी। ये मनी बैक वाली पॉलिसी थी, मोटा प्रीमियम था, और सम इंश्योर्ड उसके हिसाब से ऑब्वियसली कम था। टर्म इंश्योरेंस में एग्जैक्ट उल्टा होता है, राइट? छोटा प्रीमियम बड़ा कवरेज। और जब भी आप मनी बैक बोल रहे हो या फिर यूलिप जैसी चीजें आप अगर बोल रहे हो, तो इसमें सम इंश्योर्ड छोटा और प्रीमियम मोटा होता है कंपैरिजन में। तो ऐसे उनको एक पॉलिसी चिपकाई गई थी और वो बोली उनकी जॉब चली गई।
उन्होंने कुछ इमरजेंसी फंड नहीं रखा था, एंड कैन यू बिलीव वो प्रीमियम भरने के लिए उन्होंने पर्सनल लोन लिया। पर्सनल लोन लेके वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रही है। मैंने कहा इससे बेकार फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो सकता है, मतलब ये मैं एग्जाम मेरे दिमाग के बाहर का ये था। सो ऐसी गलतियां तो किसी ने नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलतियां लोगों ने कभी कभी की है। F&O में कितने लोगों ने गलतियां की है, सामने मुझे आके बताया है कि यू नो 1 महीने में 10 लाख बनाए और आगे के 3 महीने में 60 लाख गवाए। ऐसे भी बहुत लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करी है। तो बुरा लगता है जब ऐसे मिस्टेक्स सुनती हूँ, बट एटलीस्ट हैप्पी हूँ कि कहीं ना कहीं 0.001% ही सही, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन है कि जो लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, इन गलतियों से बच रहे हैं, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से कर रहे हैं, तो ये एक सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है जब मैं फेस टू फेस लोगों से बात करती हूँ। एब्सोल्युटली, एंड आप यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मैम। आई थिंक आपके वीडियोस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी एक क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूँ, आपके जैसे इन्फ्लुएंसर को तो बहुत पूछते होंगे कि मुझको 15 साल में 1 करोड़ चाहिए, रचना मैम बताओ कैसा पोर्टफोलियो बनाऊं। 15 साल में 1 करोड़ चाहिए तो सिंपल है। देखो आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स है, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो हाँ। 1 करोड़ आपका फ्यूचर वैल्यू आ गया। ये फ्यूचर वैल्यू को मीट करने के लिए आपको कितने का एसआईपी करना है, बस यही आपको, ये अगेन एसआईपी कैलकुलेटर्स से आपको आराम से समझ में आएगा। अब अगर आपको कंपैरेटिवली शॉर्टर टाइम फ्रेम में चाहिए और आपको आराम से सोना है, जैसे अगेन एसआईपी का अगेन एक थोड़ा सा फनी फुल फॉर्म हो सकता है स्लीप इन पीस। तो अगर आपको मन की शांति चाहिए तो सिंपल सा तरीका हो सकता है, लेटर से आप कोई एक मिड कैप इंडेक्स फंड है, जैसे कोई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, जिसमें निफ्टी से थोड़ा ज्यादा पैसा बनने के चांसेस है विथ अ स्लाइट हायर रिस्क। बट ये जितना निफ्टी आपको फास्ट आपके 1 करोड़ तक पहुंचाएगा, उससे थोड़े ज्यादा आइडियली फास्ट आपका मिड कैप फंड या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड आपको पहुंचा सकता है। ये एक स्वीट स्पॉट क्यों है, क्योंकि लार्ज कैप तो ऑलरेडी काफी ग्रो कर चुके हैं और स्मॉल कैप में रिस्क तो बहुत ज्यादा है। तो मिड कैप एक स्वीट स्पॉट मानती हूं मैं कि ना इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, रिटर्न्स भी थोड़े से ज्यादा बेहतर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। सो ये एक बहुत अच्छा, सो जिन लोगों को खुद से स्टडी ज्यादा नहीं करना है, जिन लोगों को ऐसे लगता है नहीं मैं रोज स्टॉक्स नहीं, या फिर मुझे स्टॉक्स रिसर्च करने में बोर होता है, ये वाली कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जैसा कोई एक इंडेक्स फंड आराम से वो कर सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे स्टॉक्स रिसर्च करने में बड़ा मजा आता है, इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ कि आप एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे ग्रो करते हो जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि जब मेरा भले ही 1,000 रुपए लगेगा, 10,000 रुपए भी मार्केट में लगेगा, तो मैं ट्रैक करती हूँ क्या शेयर प्राइस है, अगर गिरा तो क्यों गिरा, बढ़ा तो क्यों बढ़ा, मैनेजमेंट का कुछ कमेंट्री सुनने की बात कोशिश करती हूँ, इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, क्या नए प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या स्ट्रेटेजीज लगाई है मैनेजमेंट ने, तो आप एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे ग्रो करते हो। तो मैं बोलूंगी अगर आपको वो 1 करोड़ तक पहुंचना है तो एक मिक्स अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिसमें आप एक परसेंटेज इंडेक्स फंड में लगा दो, मिड कैप इंडेक्स फंड में, और एक उसका पोर्शन आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझ रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट करके भूलो नहीं, उसको ट्रैक करो, करेक्ट, देखो क्या हो रहा है और कैसे ट्रैक करना है वो आपने बताया। एक इन्वेस्टमेंट जो हम इंडियंस का बहुत ही फेवरेट है आई थिंक गोल्ड के बाद, क्योंकि हमने गोल्ड और सिल्वर की बात कर ली, इक्विटी की बात कर ली, एक एसेट क्लास है रियलिटी, घर खरीदना। ठीक है, ये हमेशा ये वैसा इन्वेस्टमेंट जो करके भूल जाओ, मतलब उनको लगता है कि हमने एक जमीन खरीद लिया, एक घर खरीद लिया, अब देखना क्या होगा 15 साल के बाद। आपका क्या व्यू है इस पर, रियल एस्टेट पर? आई बी ऑनेस्ट, मैं रियल एस्टेट की ज्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ। जितना मैं इक्विटी ट्रैक करती हूँ उतना रियल एस्टेट में नहीं ट्रैक करती हूँ, बट मैं मेरे शहर के बारे में जरूर बता सकती हूँ, विच इज पुणे। पुणे में आई बी रियली ऑनेस्ट इतना अप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है। जिन्होंने कभी शायद 2000 के डेकेड में कभी इन्वेस्ट किया होगा तो उनको अच्छा खासा रिटर्न बना है, लेकिन जिन किसी ने भी 2010 के बाद अगर इन्वेस्ट किया है तो बहुत ही बेकार रिटर्न्स बने रियल एस्टेट में। आप पकड़ के चलो 4-5% CAGR भी बना तो भी अच्छा खासा रिटर्न बना, ऐसे बोलने की नौबत आ गई है। सो रियल एस्टेट में दो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं। एक,
मतलब अगर आप लैंड में वगैरह कर रहे हो तो ये सभी आपके पास उतना एक्सपर्टीज होना चाहिए कि वो टाइटल क्लियर है कि नहीं है, सब ये देखना पड़ता है। कभी कभी एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लैंड में, तो आपके पास सिर्फ मनी पावर नहीं, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली मसल पावर भी लगाना पड़ता है एनक्रोचमेंट केसेस में। तो अगर आपको लगता है नहीं भाई आई एम नॉट दैट कैटेगरी, सो आई थिंक लैंड एज एन ऑप्शन गेट्स कैंसल्ड फॉर यू, इट इज कैंसल्ड फॉर मी। रियल एस्टेट में अगर आप देख रहे हो तो आपको ऐसे एरियाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो शायद वहां पे डेवलपमेंट होगा। बट अगेन जैसे इक्विटी के लिए आपको इंफॉर्मेशन रिलायबल आराम से एक्सेसिबल होती है। मुझे नहीं पता कि रियल एस्टेट के बारे में ऐसा कौन सा पोर्टल है जिसमें एक सर्टिफाइड स्टडी वहां पे रहेगी कि कौन सा एरिया है, कहाँ पे कितना पैसा बन सकता है, क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स है क्या कि इतने इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं इस साल में, उसका इतना % रिटर्न बना। तो मेरे जानकारी में तो ऐसे कोई पोर्टल नहीं है, होगा तो आई वुड लव टू नो मोर ऑन दैट। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रियलिटी में है दैट इज डिविजिबिलिटी। आज मुझे लेट से सिर्फ 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे 1 BHK में मैं सिर्फ किचन को बेचूंगी, बाकी 2 रूम्स मेरे पास रखूंगी। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो डिविजिबिलिटी नहीं है इसमें, आपको पूरा घर ही बेचना पड़ेगा। एंड जब आपको जरूरत होती है ना पैसे की, तब कोई बायर नहीं मिलेगा आपको जल्दी से, तो यू विल हैव टू गिव इट एट अ प्राइस जो आपको नहीं चाहिए। आपको ज्यादा पैसे एक्सपेक्टेड है लेकिन वो काफी कम बार मिलते हैं। सो रियलिटी एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेरा तो बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। ओके रश्मा मैम, बिफोर आई रैप अप, मैं आपके लिए एक छोटा सा एक क्विक रैपिड फायर जैसा लेकर आई हूँ। सो वन लाइनर्स आपके बहुत पॉपुलर हैं, तो मैंने सोचा कुछ मैं भी आपसे वन लाइनर जो है वो लूंगी। सो व्हाट इज द सीक्रेट सॉस ऑफ रचना राणा डे? उनको क्या लगता है इस टॉपिक पर मुझको वीडियो बनाना चाहिए? आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? क्योंकि सब इतने काम के वीडियो होते हैं, सीक्रेट तो कोई शेयर नहीं करता है, पर हम सोच रहे हैं अपना लक ट्राई कर रहे हैं। सीक्रेट सॉस ऑफ रचना राणा डे की वीडियोस। आई थिंक इट्स कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लोग जनरली बोलते हैं कि हमको इसके बारे में सीखना है, तो जितना आप कमेंट सेक्शन ढंग से पढ़ोगे आपको वहां से ही आइडियाज आते रहेंगे। नंबर 2, मैं यूट्यूब पे हर थर्सडे को लाइव स्ट्रीम लेती हूँ विदाउट फेल। 9 o'clock एवरी थर्सडे मेरे इंग्लिश चैनल पे मैं लाइव स्ट्रीम लेती हूँ। तो कई बार लाइव स्ट्रीम में भी लोग सजेशंस देते हैं कि हमको इसके बारे, फॉर एग्जांपल SIF वाज आस्क्ड बाय फ्यू ऑफ माय व्यूअर्स। मेरे दिमाग में नहीं आया था ये टॉपिक, तो और भी अच्छा लगता है, किसी को जरूरत है सीखने की और मैंने उस जरूरत को अगर पूरा कर पाई तो और भी अच्छा लगता है। सो कमेंट सेक्शन एंड योर लाइव स्ट्रीम्स। सो ये जो कमेंट सेक्शन, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अभी तक का बेस्ट कमेंट कोई है आपको जो लगा कि ये कमेंट जो था बहुत अच्छा था? थोड़ा इमोशनल वाला कमेंट था। एक बंदे ने बोला था कि मुझे बेटी हुई है और मैंने उसका नाम रचना रखा है आपके नाम से। तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने बोला भी था कि आपके जैसे वो बने, ऐसी मेरी इच्छा है। तो पता नहीं, मतलब अच्छा भी लगा लेकिन ऐसे भी लगा कि डू आई रियली डिजर्व इट कि इतना कोई। एंड आप समझिए ये इंसान है कि जिसने कभी, वी हैव नेवर मेट ईच अदर, ये पूरा ऑनलाइन से रिश्ता बना है, तो कैसे ये हो सकता है मेरे समझ के बाहर है, लेकिन बहुत बहुत प्यारा लगता है। दैट इज सो स्वीट। अच्छा, बेस्ट कमेंट तो हो गया, वर्स्ट कमेंट? ओहो, वर्स्ट कमेंट्स की तो लाइन भी लग सकती है बट आई कैन से कि वर्स्ट कमेंट पहले तो बहुत ज्यादा आते थे कि एक लड़की है और हमको फाइनेंस सिखा रही है, इसको क्या अकल है। वो वाला तो टोन बहुत झेला है स्टार्ट में। तो जैसे एक कमेंट मुझे बड़ा इरिटेट करा था उसने, बट ऑफ कोर्स आई ओवरकेम दैट। मेरा मेडन सरनेम, मायके वाला सरनेम फड़के है। तो फड़का का मराठी मीनिंग होता है पोछा। तो किसी ने बोला था फड़के तू घर फड़के से साफ करते बैठ, तेरा फाइनेंस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तो जिसको ये तक नहीं पता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया है, जो काफी मुश्किल माना जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल लेवल्स क्लियर करना। ढेर सारी मेहनत करिए। 2006 से मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ, जब ना यूट्यूब था ना गूगल था, बस टीवी देख के एंकर्स को सुन के जितना समझ सकते उतना समझ लो। नहीं समझ में आया तो किसी को पूछो कि प्लीज आप इसके बारे में बताओ। इतना एफर्ट लिया है और सामने वाला ऐसे ही जज कर जाता है आपको एक सेकंड में। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि आप महिला हैं, ये भी एक है। पैसों की बात महिला कैसे कर सकती, क्योंकि हमारे परिवारों में अभी भी वाइफ से पैसों की बात नहीं की जाती। और कोविड में हमने इसका इतना बुरा इम्पैक्ट देखा कि फैमिलीज के पास पैसा था पर हस्बैंड ने वाइफ से कुछ शेयर नहीं किया था। अब देखिए आपको यही सिखा रही हैं पैसा कैसे आप निवेश करें। तो इसीलिए मैंने विमेंस डे पे एक कैंपेन रखा था कि आज से पैसे की बात नारी के साथ।
ये कैंपेन रखा था कि उनको भी इंक्लूड कीजिए आपके फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस में, और भले ही वो डे वन से डिसीजन ना ले पाए, एटलीस्ट मेक हर अवेयर कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। बिल्कुल एक बार वो खुद को समझने लगेंगी तो मे बी आगे जाके शायद डिसीजन भी ले पाए। बिल्कुल, और आप एक बड़ी इंस्पिरेशन है। अच्छा, एक कन्फेशन मैं करना चाहती हूँ। आपने फाइनेंशियल मिस्टेक की जो कहानी सुनाई है ना, वो मिस्टेक मैंने भी की थी। एक मुझे भी किसी ने ऐसे ही एक इंश्योरेंस चिपका दिया था और सेम मेरी भी नौकरी चली गई थी और मुझे बहुत मुश्किल हुई थी उसके पेमेंट करने के लिए। तो क्या रचना से कोई मिस्टेक ही नहीं हुई है? रचना मैम से फाइनेंशियल मिस्टेक? मैंने तो अपना कन्फेशन कर दिया, आपका कन्फेशन? जैसे मैंने बोला 2006 में मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था, तो तब तो पता ही नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरी भी करियर की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ टिप्स से हुई है। लोगों से पूछती थी कौन सा स्टॉक लूं कौन सा स्टॉक नहीं लूं, और इतने बेकार स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में थे। आप इमेजिन करो 2006 से 2008 ऑल पेनी स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स जो सिर्फ टिप्स पे और जो सिर्फ ऐसे कई कई रूमर से चलते हैं, वो सब मेरे पोर्टफोलियो में भरे पड़े थे। 2008 तक रिटर्न्स भी दिए उन्होंने, और 2008 का जो क्रैश हुआ, 60% से मार्केट गिरा, मेरा पोर्टफोलियो 90% से गिर गया था, एज गुड एज जीरो हो गया था। तब बड़ा टेंशन आया था। वो मेरे सीए फाइनल का ईयर था, कि घर पे कैसे बताओ कि जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया था वो पूरा चला गया है अभी। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड लर्निंग फॉर मी। थैंकफुली तब ज्यादा पैसे थे ही नहीं, इसीलिए कम इन्वेस्ट हुए थे। लेकिन आज अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो ये गलती ना करे। सिर्फ पेनी स्टॉक्स में किसी के टिप्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज ये गलती ना करें। अच्छे क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स आप खुद रिसर्च कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। और आपको जो गलती मैंने मेरे इन्वेस्टिंग करियर में करी वो आप गलती रिपीट ना करें प्लीज। ओके, आखिरी सवाल, आपका फाइनेंशियल ड्रीम, आपका क्या सपना है? एक्चुअली एक फाइनेंशियल ड्रीम जो था वो अभी मैंने रिसेंटली अचीव किया। अक्षय मेरा जो हस्बैंड है उसको मर्सिडीज लेने की बड़ी एक ड्रीम देखा थी। मैंने वो और वीडियो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू फॉर दैट। और वो ड्रीम हमने तब देखी थी जब हमारे पास मारुति 800 थी। सो मतलब जब उसने मुझे ये बताया था मैंने कहा दिमाग तो ठीक है ना, तू भी सीए है मैं भी सीए हूँ, तो कुछ सोच के बातें किया करते हैं, ऐसे हवा में बातें नहीं होती है। तो बोला रचना हम अच्छे से स्टॉक्स पढ़ेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और एक दिन जरूर आएगा कि सिर्फ प्रॉफिट से हम एक मर्सिडीज लेंगे। क्या तो बात है। पूरा जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके एक प्रॉफिट से हमने कार खरीदी है। तो ये आई थिंक दैट इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। एंड मैं सबको यही बोलूंगी कि कार लेके आना वर्सेस आपने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करके कार लेके आना, वो सेकंड वाले इसमें एक सेटिस्फेक्शन बहुत हाई लेवल का होता है। सबके लिए कार रहेगी ये जरूरी नहीं है। आपके लिए एक शायद स्मार्ट वॉच हो सकता है, किसी के लिए एक मोबाइल फोन हो सकता है। आप आपके कोई एक ड्रीम सेट करो और उसको अचीव करने के लिए एकदम शिद्दत से इन्वेस्टिंग करो। सो नाइस टू टॉक टू यू रचना, और बहुत बहुत मुबारक आपकी कार के लिए। लॉन्ग ड्राइव पर जाइए और इसी तरह इन्वेस्टमेंट की भी लॉन्ग ड्राइव हमारी जारी रहे। आपकी वीडियोस हमें ऐसे एम्पावर करते रहे। बाय बाय रचना, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर अस। सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच। ओके, सो व्हाट अ लाइवली चैट। रचना राणा ने बिल्कुल भी अपने रिग्रेट्स, अपने मिस्टेक्स को भी ओपनली बता रही है ताकि आपसे वो मिस्टेक ना हो और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और हाँ, रचना जी ने कहा कि वो कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ती हैं, तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा इस वीडियो के नीचे भी। देखते रहिए Money9। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।